गोरी घमंडी बहू की महंगी बनारसी साड़ी। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाऊँ आपके लिए? अरे बहू, एक ही सवाल रोज रोज पूछ कर तू थकती नहीं है? अरे रोजाना ये पूछना जरूरी है क्या कि नाश्ते में क्या बनाना है? देख बहू, मेरे हिसाब से तुझे इतनी सूझबूझ तो होनी चाहिए कि हर रोज नाश्ते में अलग ही कुछ बनना चाहिए। ठीक है माँ जी, कल मैंने नाश्ते में पकौड़े बनाए थे, आज मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, कल तो तूने अपने रंग की तरह पकौड़ों को काला पीला कर दिया था, लेकिन आज इन पराठों को ध्यान से बनाना, अपनी रंग की तरह काला मत कर देना। कलावती ऐसा कहकर अपनी सहेली के घर चली जाती है। ये सुनने के बाद प्रियंका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप रसोई में जाकर सभी के लिए आलू के पराठे बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद कलावती अपनी सहेली उर्मिला को अपने साथ अपने घर पर ही ले आती है। अरे बहन, अब तुझे क्या बताऊं, आजकल की बहू तो जरा भी समझती नहीं है। पता ही नहीं बहुओं को हुआ क्या है, ये समझ ही नहीं आता। अरे बहन, मेरी बहू ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है, अब मैं तुझे क्या बताऊं। अरे सुबह शाम उसके खर्चे ही कम नहीं होते। जब देखो माँ जी मुझे ये चाहिए, माँ जी मुझे वो चाहिए। अरे माँ जी कह कह कर उसने मेरी जान खा ली है। उसके शौक पूरे होते ही नहीं हैं, लेकिन हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब भला मेरा बेटा क्या करे, वो दिन रात परेशान रहता है। हे भगवान, मुझे ऐसी बहू से बचाए। वैसे बहुओं को घर के कामकाज करने चाहिए। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए अभी अपनी बहू से कहकर चाय बनवा देती हूँ। कलावती ऐसा कहकर रसोई में आती है और प्रियंका से कहती है, बहू, मेरी बाहर सहेली आई हुई है, उसके लिए बढ़िया सी चाय बना कर ले आओ। कलावती के कहने पर प्रियंका उन दोनों के नाश्ते के लिए चाय के साथ पराठे भी ले आती है, जिसके बाद उर्मिला कलावती से कहती है, अरे वाह कलावती, तेरी बड़ी बहू तो बहुत समझदार और अच्छा खाना बनाने वाली है। ये देख कितने स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। मेरी बहू तो एक काम को हाथ तक नहीं लगाती है। छी छी छी, कितने गंदे पराठे बनाए हैं। इन पराठों को तुम अच्छा बता रही हो? लगता है तुमने अच्छी चीजों का अनुभव ही नहीं है। अभी बताती हूँ अपनी बहू को। कलावती अपनी आगे की प्लेट का पराठा उठाकर अपनी बहू प्रियंका के पास लेकर जाती है और उससे कहती है, ये सब क्या है? क्या तुम्हें जरा भी खाना बनाना नहीं आता? मैंने कहा था ना, कल की तरह इन पराठों को मत जला देना। अब कोयले की तरह काले कर दिए हैं, तो तुम ही खाओ अभी ने। वैसे भी ऐसी काली पीली चीजें खाकर तुम काली हो चुकी हो। कलावती हर एक चीज की तुलना अपनी बहू के काले रंग से करती है, जिसका प्रियंका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी अपनी सास की सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद कलावती अब अपने छोटे बेटे के बारे में सोचने लगती है। मेरा छोटा बेटा जवान हो गया है, अब मुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। सही वक्त पर शादी हो जाए तो बाल बच्चे भी सही वक्त पर हो जाते हैं। ऐसा सोचकर कलावती अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार वो गरीब परिवार की नहीं बल्कि अमीर परिवार की लड़की ढूंढती है और अपने बेटे का रिश्ता तय कर देती है। कुछ ही दिनों में कलावती अपने बेटे नुपुर की शादी दृष्टि से कराकर उसे घर ले आती है। आओ बहू आओ, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अमीर बहू का स्वागत कलावती बहुत अच्छे से करती है, जिसके बाद वो हर एक चीज में अपनी अमीर बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन अपनी बड़ी बहू, जो कि रंगत में काली थी, वो उसे जरा भी पूछती नहीं है। वाह बहू, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारा गोरा रंग बहुत खिल रहा है। माँ जी, कमाल की बात है, जब आपको मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ तो एक काम कीजिए, मुझे कोई बढ़िया सी साड़ी या कोई ज्वेलरी शगुन के तौर पर दे दीजिए। ये तो आपका हक बनता है। सभी मेहमानों के सामने दृष्टि का ये कहना कलावती को थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वो उसकी खुशी के लिए अपने कमरे में से जाकर एक प्यारी सी साड़ी लाती है और दृष्टि को दे देती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी लग रही है। सच में माँ जी, आपके पास तो बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। खैर, अब तो सारी साड़ियाँ मेरी ही हो जाएंगी, मैं जो इस घर में आ गई हूँ। दृष्टि की बातों को वहाँ पर बैठी सभी औरतें मजाक में टाल देती हैं। ऐसे ही शादी के बाद दृष्टि अपनी सास और अपने पति नुपुर से कभी किसी चीज की डिमांड करती तो कभी किसी चीज की। मेरी शादी में मेरे माता पिता ने मुझे इतना सारा दहेज दिया है
और आप लोग मुझे एक साड़ी नहीं दिला सकते हो? पिछले महीने ही तुमने पूरी 9 साड़ियाँ ली हैं। अरे पहले उन्हें तो पहन लो। तुमने तो उनमें से एक भी साड़ी अभी तक नहीं पहनी। माँ जी, वो तो पुरानी हो गई है। अब मुझे एक नई बनारसी साड़ी चाहिए। और रही बात मेरी उन साड़ियों की, तो रुकिए। दृष्टि ऐसा कहकर अपने कमरे में जाती है और अपनी सारी साड़ियाँ निकालकर अपनी काली जेठानी को दे देती है। अब देखो ना माँ जी, मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है। मैंने सारी साड़ी अपनी जेठानी को दान कर दी हैं। इसलिए मुझे अब नई साड़ी चाहिए। हे भगवान, मैं तो तुम्हारी इन आदतों से परेशान हो गया हूँ। तुम्हें पता है दृष्टि, तुमसे शादी करने के बाद मेरी जितनी भी तनख्वाह होती है उसका तिहाई हिस्सा तो तुम्हारे शौक में चला जाता है। घर में तो मैं कुछ दे ही नहीं पाता। तभी ये सारी बातें सुनकर प्रियंका सारी साड़ियाँ दृष्टि के हाथों में रखती है और कहती है, दृष्टि, ये सारी साड़ियाँ महंगी हैं और सारी नई हैं। तुम्हें बार बार इतनी महंगी साड़ियाँ खरीदने की क्या जरूरत है? अभी तो कोई शादी या कोई फंक्शन भी नहीं है। वाह जी वाह, अब ये नौबत आ गई है कि मुझे इस तो कौड़ी की औरत की बात सुननी पड़ेगी। अरे अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुम्हारी औकात से बढ़कर तुम्हें साड़ियाँ दी थी जो तुमने मुझे वापस लौटा दी। लेकिन अब मेरी भी जिद है, मुझे बनारसी साड़ी चाहिए तो चाहिए। दृष्टि वो साड़ियाँ जो उसके हाथों में होती हैं वो उन्हें जमीन पर गिरा देती है और रसोई से माचिस लाकर उनके अंदर आग लगा देती है। सारी महंगी साड़ियाँ जल जाती हैं। अब जब तक आप लोग मुझे बनारसी साड़ी लाकर नहीं दोगे तो मैं ऐसा ही करती रहूंगी। एक एक करके सारे कपड़े जला दूंगी। दृष्टि ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। जिस बात का कलावती को डर था वही हो रहा था। एक तरफ उसकी बिगड़ैल अमीरजादी बहू तो दूसरी तरफ उसकी समझदार सुलझी हुई बहू, जिसे उसने शुरू से ही अभी तक कुछ नहीं समझा था। इस दौरान उसे अपनी गलती महसूस होती है। आज तक मेरी बड़ी बहू ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब मुझे छोटी बहू को सुधारना होगा। कलावती अपनी छोटी बहू को सुधारने के लिए अपने बेटे को नौकरी छोड़ने के लिए कह देती है। नौकरी छोड़ने के बाद जहां नुपुर उसके सारे खर्चे उठा रहा था, अब दृष्टि किसी मुंह से उसे कुछ कह नहीं पाती। इस दौरान उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और एक एक रुपए से जूझना पड़ता है, जिसके चलते वो असल जिंदगी के सबक सीखती है। इसी दौरान वो एक दिन पार्टी में जाने के लिए अपनी जेठानी प्रियंका से साड़ी मांगती है। दीदी, मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है। मैं उन सब में सबसे अमीर रही हूँ और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ये सब तो समझ गई हूँ कि हर वक्त इंसान का एक सा नहीं होता और उसे हर वक्त से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरी बेइज्जती करें और मुझे एक अलग नजरिए से देखें। क्या तुम मुझे अपनी कोई अच्छी साड़ी दे दोगी? जिंदगी के इतने सबक सीखने के बाद अगर तुम अपनी असलियत लोगों के सामने छुपाने से डरती हो तो तुमने कुछ नहीं सीखा। मैं तो कहती हूँ जैसे तुम हो वैसे ही अपनी सहेलियों के सामने जाओ। देखना, वो सभी तुम्हें इस रूप में भी स्वीकार कर लेंगे। प्रियंका के कहने पर दृष्टि अपनी सहेलियों के बीच अपनी गरीब हालत में चली जाती है। सभी लोग उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। ये देख दृष्टि को बहुत ही खुशी मिलती है। उस दिन जब वो पार्टी से वापस घर लौट कर आती है तो उसकी सास कलावती एक बनारसी साड़ी उसे तोहफे में दे देती है। चलो, अब तुम्हें समझ आया कि आखिर असली जिंदगी में एक एक रुपए की क्या अहमियत होती है। इसीलिए मैं तोहफे में तुम्हें ये बनारसी साड़ी देती हूँ। उस बनारसी साड़ी को देखकर दृष्टि बहुत खुश होती है, लेकिन उस दिन के बाद से वो एक एक रुपए की अहमियत भी समझ जाती है, जिसके चलते वो अपने ससुराल वालों का बिल्कुल खर्च नहीं कराती और उनके साथ खुशी खुशी। गायत्री अपने 5 बेटे कार्तिक, अखिलेश, राम, केतन और अबीर की शादी गांव की सीधी सादी गरीब घर की कन्या रवीना, राधा, सुमन, रूपाली और कंचन से कर देती है। 5 बहू पहले भी गरीब थीं और अपने ससुराल में भी गरीब तरह से ही रहती हैं, तो उन्हें ज्यादा पैसों की चाह नहीं होती। वहीं 5 बेटे मजदूरी का काम किया करते थे। वक्त गुजरने के साथ बारिश हुआ करती थी, जिससे उनकी झोपड़ी कमजोर हो गई। घर के सभी लोग सो रहे थे। अचानक से बारिश की पानी की बूंदें सबके चेहरे और हाथ पैरों पर टपकती हैं। ओहो, ये पानी कहाँ से आ रहा है गायत्री? मुझे परेशान मत करो, सोने दो। वाह भाई वाह, अरे आप मुझे परेशान मत करो, खुद मुझ पर पानी डालकर। और मुझे भी गीला गीला लग रहा है। ये क्या हो रहा है? कार्तिक, जाकर देखो ना, पानी कहाँ से आ रहा है। मम्मी पापा जी भी परेशान हो रहे हैं। अरे मुझे सोने दो, बाहर बारिश हो रही है, जरूर खिड़की से चींटे आ रही होंगी।
अरे मोरी मैया, मेरा तो पैर इतना भीग गया। अरे सब उठिए, देखिए छत से पानी टपक रहा है। बारिश की वजह से बहुत तेज बारिश आ रही है। उठिए उठिए, बिस्तर गीला हो रहा है। अरे कृष्ण भगवान, ये क्या हो गया? ओहो, घर में भी थोड़ा थोड़ा पानी आ गया। अब हम कैसे सोएंगे? मम्मी पापा उठिए। ओहो गायत्री, उठ भी जाओ, पानी आ गया। अभी भी नींद में हो। मुझे लगा तुम मुझ पर पानी डाल रही हो। अरे मुझे लगा आप मुझे परेशान कर रहे हो। चलो चलो बहू, इस पानी को सुखाओ और ये जो पानी टपक रहा है बर्तन वर्तन लगा दो। अभी तो आधी रात ही हुई है, कैसे सोएंगे सब। देखते हैं माँ जी, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर परिवारजन बारिश के पानी के टपकने को बर्तन बाल्टी लगाकर रोकते हैं और बहुएं गीली जगह को साफ करती हैं। माँ जी, ये जगह सूख गई है, आपका बिस्तर भी बिछा दिया है, आप और पापा जी यहाँ सो जाइए। अरे ऐसे कैसे बच्चों, अभी तो जगे हो। हमारा घर वैसे भी छोटा है और रहने वाले 12 जने हैं। ऊपर से ये बारिश सारा काम खराब कर दिया इसने। तुम सबको भी तो सोना है, अगले दिन काम करना है। माँ जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। भैया पानी तो अभी भी आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम तीनों भाई मिलकर बाहर तिरपाल लगा देते हैं, जिससे पानी थोड़े समय के लिए रुक जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर पांचों भाई घर के बाहर जाकर तिरपाल को मजबूती से लगाते हैं, जिसके बाद उनकी जान में जान आती है और सब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन उठते हैं, फिर पांचों बहू घर की सफाई करके चाय नाश्ता बना देती हैं। ये लीजिए माँ जी, पापा जी, कार्तिक जी, आज का चाय नाश्ता तो जैसे तैसे सबके लिए बना लिया। थोड़ा सा आटा रखा है, कल नाश्ते में पराठे बन जाएंगे, लेकिन फिर राशन खत्म हो जाएगा। साग सब्जी भी नहीं है, ना कोई दाल है, चावल आटा है, कुछ भी नहीं है घर में। हाँ माँ जी, हम पांचों भाई सुन रहे हैं ना, आप सब एक ही जगह काम करते हैं और आपका मालिक आपको पैसे भी नहीं दे रहा है। थोड़ा उन्हें बोलिए, काम रोज कराते हैं तो मजदूरी देने में क्यों आनाकानी करते हैं। अरे आप सब चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं। हमें लग ही रहा था कि राशन खत्म होने को आया है। अरे बेटा, ये झोपड़ी कमजोर हो गई है, कभी भी आंधी तूफान के डगमगाने से सब बर्बाद हो जाएगा। देखो कुछ हो पाए तो मरम्मत करवाओ थोड़ी बहुत। अरे इस मरम्मत के लिए तो काफी सारे पैसे चाहिए, ऊपर से काफी कुछ टूट गया है, खिड़की दरवाजे भी कमजोर हो रहे हैं। अब पैसे आए तो आए कहाँ से? आज हम अपने मालिक से बात करते हैं, वरना कहीं और जगह नौकरी देखेंगे। हम दूसरे गांव नौकरी ढूंढने चलेंगे। गैर हाजिरी में हमारी पत्नियों को थोड़ा संभालना ही होगा घर। आप सब चिंता मत कीजिए, हम हैं ना मम्मी जी पापा जी का ख्याल रखने के लिए। फिलहाल आप अपने मालिक से बात कीजिए। ठीक है। चाय नाश्ता करते ही सब काम पर चले जाते हैं। फिर कार्तिक अपने सेठ से बात करता है। सेठ जी, आपने काफी समय से हमारी मजदूरी के पैसे नहीं दिए, आप तो दे दीजिए, घर में भी जरूरत है। अरे मेरे पास कोई पैसे नहीं है, हाँ, और ना ही अब तुम लोगों के लिए काम है, तो चले जाओ यहाँ से। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? हमारी मेहनत के पैसे तो दीजिए। कैसी मेहनत? बोलो मत, तुम नुकसान करते थे, काम लेट करते थे, तो कैसे पैसे? चले जाओ यहाँ से। आगे पांचों भाई भिखारी कहीं के, दोबारा मेरी फैक्ट्री में आने की जरूरत नहीं है। ये लो 1 रुपया। पांचों भाई का सेठ उन्हें बेइज्जती करके 1 का सिक्का देता है। ये देखकर पांचों भाई को बहुत शर्म आती है और वो अपने परिवार से मिलकर दूसरे गांव में काम करने के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं शाम को फिर आंधी आने लगती है, जिससे तिरपाल उड़ जाता है और बारिश से घर में पानी टपकने लगता है। अरे राम रे राम, बहू फिर से बारिश आने लग गई। जरा देखो तो कितना आंधी तूफान आ रहा है, कुछ कर। हाँ हाँ माँ जी, मैं करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तभी रूपाली और सुमन मिलकर बारिश से बचने के उपाय करती हैं। इतने में एक तेज आंधी आती है, जिससे उनके ऊपर की छत उड़ जाती है और मजबूरन सबको बारिश से बाहर एक पेड़ के नीचे ठहरना पड़ता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो अब रहा ही नहीं, सामान भी काफी बर्बाद हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? पैसे भी नहीं है, लेकिन हमें छत तो चाहिए रहने के लिए। दीदी, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम सब घास का घर बनाएं। आसपास मैदान में काफी घास है, घास का घर बनाएंगे तो मजबूत बनेगा, टूटेगा भी नहीं, हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और जो बारिश का पानी होगा वो घास सोख लेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। माँ जी पापा जी आप यहीं रुकिए। पांचों बहुएं मैदान से घास इकट्ठा करके 7-8 घंटों तक लगातार घास का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। वाह, हमारा घास का घर कितना सुंदर और बड़ा बना है। हाँ दीदी, इसमें तो हम आराम से रह सकते हैं और बारिश से भी नहीं भीगेंगे। माँ जी पापा जी को बुलाते हैं।
फिर बहुएं सास ससुर को बुलाती हैं। घर को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गायत्री के पेट में गुड़गुड़ होती है। वाह मेरी पांचों बहू, तुमने अच्छा घर बनाया, लेकिन भूख बहुत लग रही है। पैसे कमाने का जरिया तो है ही नहीं, अगर हमने घर भी बना लिया तो। माँ जी चिंता मत कीजिए, उसका भी हम कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे। छोटा मोटा कोई काम कर लेंगे पांचों बहू। फिलहाल चावल बना देती हूँ, उस घर से निकलते वक्त मैंने चावल ले लिए थे। ठीक है बहू। फिर सुमन सबके लिए चावल बना लेती है और सब उसी से ही अपना पेट भर लेते हैं। अगले दिन रास्ता सूख जाने पर कंचन और रूपाली जंगल से लकड़ी काट कर लाती हैं और बेचने लगती हैं। वहीं तीनों बहू भी अपने हाथ से कांच की चूड़ियां तैयार करके बेचने लगती हैं। हे माता रानी, हम पांचों बहू के सामान की बिक्री करवा दीजिए। चूड़ी ले लीजिए, चूड़ी, कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां लीजिए। आइए आइए, मजबूत लकड़ियों का गट्ठर लीजिए, सिर्फ 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। अरे वाह, आपके यहाँ तो बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, जरा मुझे दे दीजिए। 1 दर्जन चाहिए आपको या 2 दर्जन? 2 दे दीजिए। और ये लकड़ियां कैसे दी हैं? इन्हें भी दे दीजिए। ये लीजिए, लकड़ी को भी बांध दिया है। सुबह से शाम तक धीरे धीरे पांचों बहू की बिक्री हो जाती है, जिससे वो अपने घर का राशन लेकर आते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं। अरे वाह, तुम पांचों बहू तो बड़ी दिमाग वाली हो, अच्छी कमाई कर ली पहले दिन भी। अब जब तक बेटे नहीं आते तब तक मेरी बहू ही बेटों का फर्ज निभाएंगी। मुझे तो ये घास का घर बहुत अच्छा लग रहा है बहू। शुक्रिया माँ जी, ये हमारा अनोखा घास का ससुराल है। मैं तो सोच रही हूँ ऐसा एक और घर बनाकर हम बेच देते हैं, किराए के लिए कुछ पैसे तो आएंगे। अगले 2 महीनों में वो भी आ जाएंगे हमारे पति। हाँ ये ठीक है। इस तरह पांचों बहू लकड़ी और कांच की चूड़ियां बेचकर कुछ हफ्तों तक अपना गुजारा करती हैं और पैसे आ जाने पर तीनों बहू छोटी मोटी चाय समोसे की दुकान खोलकर भी घर का खर्चा चलाती थी। वहीं पांचों बहू ने एक और घास का घर बनाकर एक गांव वाले को किराए पर दे दिया, जिससे हर महीने उनके पैसे आते थे। फिर पांचों बेटों को भी अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है, जिससे उनके घर की सारी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती है और एक मजबूत घर बनवाकर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।